जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन किंग और उसके साथी एक पैरेलल वर्ल्ड में फंस जाते हैं चौथे ट्रेजर की तलाश में। और वहां के लोग अब डीमन किंग को मारना चाहते हैं, लेकिन अब डीमन किंग और उसके साथी वहां से बच के निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ सान भी अब डीमन किंग की जान बचा चुकी होती है और उसका मिशन पूरा हो चुका है, इसीलिए वो अब पृथ्वी पे वापस लौटने वाली होती है। तभी तभी डीमन किंग रोकता है, क्योंकि चौथा ट्रेजर तो सान के पास ही होता है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और सान दोनों ही पृथ्वी पे घींचे चले जाते हैं। जब डीमन किंग अपना आँख खोलता है, वो अपने आप को एक अलग जगह पाता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग जो अब पृथ्वी पर पहुंच चुका है और वहां के लोग डीमन किंग को जादूगर समझ रहे होते हैं। और इसी का फायदा उठा के डीमन किंग सोचता है कि अगर अगर मुझे सान को ढूंढना है तो मुझे कुछ करना होगा, ताकि यहाँ के लोग मुझे सब जगह वायरल कर दे। और हम देखते हैं कि डीमन किंग एक लड़की को और उसके कुत्ते को आग से बचा के लाता है और ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है। और दूसरी तरफ सान जो अपने दादाजी को लेके काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसके दादाजी ने फैसला कर लिया है कि वो अपना थिएटर किसी को बेच देंगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात सान को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो थिएटर उसके दादाजी की एक ऐसी चीज़ है जिसे वो खोना नहीं चाहते। तभी सान देखती है डीमन किंग का वो न्यूज़ और उसके दिमाग में कोई ख्याल आता है। अब दोस्तों उसके आगे और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग जो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि मेरे साथ काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी घटी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और मेरे दुनिया में सभी इंसान जो डीमन से नफरत करते हैं और गॉड को पूजते हैं। और जबकि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंचा और वहाँ पे भी मेरे जैसे दिखने वाला एक डीमन किंग भी था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। वह एक उल्टी जगह थी, लेकिन फिर भी वहाँ एक चीज़ समांतर था, गॉड्स। वहाँ के लोग भी गॉड्स को पूजते थे और डीमन से नफरत करते थे। और आजकल मेरे स्वभाव में भी काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। और जब मैं 13 नंबर से मिला, उसने एक अलग ही कहानी बताई कि इंसान और डीमन का असली दुश्मन तो गॉड्स होते हैं, जबकि वो एक अलग ही टाइमलाइन से आया था, भविष्य से। आखिर आखिर सच क्या है? और तीसरी बात, मेरी भविष्यवाणी, मैं पहली बर्फ में किसी इंसान द्वारा मारा जाऊंगा। और ये सब घटनाएं मेरे साथ कुछ समय से काफ़ी तेज़ी से घट रही है और मेरा मन जो काफ़ी अलग अलग भावनाओं को महसूस कर रहा है और मेरे अंदर के डीमन को बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब कोई इंसान किसी ऐसे प्राणी को देखता है जो उनसे अलग होते हैं, वो उनसे नफरत करने लगते हैं, उनको जान से मारना चाहते हैं। इंसानों के मन में डीमन के प्रति एक अलग ही दुनिया बन चुकी है, उनसे इतनी नफरत करना। और उन्हें लगता है कि डीमन जो इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। और दूसरी तरफ 13 नंबर के हिसाब से तो गॉड्स ही इंसान और डीमन के दुश्मन है। आखिर सच क्या है और मुझे किसका साथ देना है और किससे लड़ना है? आखिर मैं क्या करूं जो ये सब सुलझ जाए? तभी डीमन किंग महसूस करता है कि उसके पीछे कोई है। और डीमन किंग जब पलट के देखता है और हम देखते हैं कि ये सान होती है। और सान कहती है कि किंग फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छत के ऊपर इतनी आसानी से बैठे हो, तुम यहाँ से गिर सकते हो, ये खतरनाक है। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उड़ सकता हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे सुनने के बाद सान कहती है कि मुझे पता है, मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये खतरनाक है, मैं इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ बेवजह ही पुलिस आ जाएगी। तभी डीमन किंग कहता है कि चलो ठीक है, जो भी हुआ मुझे मुझे वो चौथा ट्रेजर सौंप दो। और ये सुनने के बाद सान कहती है मेरा एक काम कर दो, मेरे दादाजी काफ़ी मुसीबत में हैं, उनका थिएटर अब काफ़ी खतरे में है, प्लीज़ हमारी मदद करो। अगर तुमने हमारी मदद कर दी तो मैं खुशी खुशी वो चौथा ट्रेजर तुम्हें दे दूंगा। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है सौदा मंजूर है। और ये सब सुनने के बाद सान वो काफ़ी शौक में आती है और कहती है क्या इतनी आसानी से डीमन किंग मेरी बात मान गया? डीमन किंग ऐसा तो नहीं था, वो तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करता था। डीमन किंग को अगर गुस्सा आ गया तो कहेगा कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सौदा करने की? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? डीमन किंग तो ऐसा ही था। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि लगता है तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमिक बुक पढ़ने लगी हो, अपने दिमाग को शांत रखो। और वैसे भी तुमने मुझे पैरेलल वर्ल्ड में
मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं किसी का सौदा उधार नहीं रखता। और उसके बदले मैं तुम्हारी एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। जब मैं तुम्हारी बात को पूरा कर लूँ तो वो चौथा ट्रेजर मेरे हवाले कर देना। बस मेरी इतनी ही शर्त है। और ऐसा सुनने के बाद सान काफ़ी खुश होते हुए कहती है कि तुम सचमुच डीमन किंग तो नहीं लगते। तुम्हारे अंदर दूसरे के प्रति भावनाएं और लोगों की मदद करने के लिए अच्छी सोच भी है। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है, क्या भावनाएं? जब से मैं उस घोस्ट सिटी और उस पैरेलल वर्ल्ड से बाहर आया हूँ, मेरे अंदर कुछ भावनाएं भी आ रही हैं, जैसे क्रोध और दया। और ऐसा सुनने के बाद सान कहती है कि डीमन किंग चिल करो यार। और जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है और तुम्हें देखा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर सिर्फ दो ही भावनाएं हैं, और भी कई ऐसी भावनाएं हैं जो तुम्हारे दिल के अंदर से निकल रही हैं और तुम्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रही हैं कि तुम्हें करना क्या है और क्या पाना है। और डीमन किंग कहता है कि पहले मेरे कंधे से अपना हाथ उठाओ। और तुमने कहा ना बेचैनी, तुम्हें क्या लगता है मैं एक डीमन किंग हूँ और मुझे बेचैनी बिल्कुल नहीं है। और मुझे क्या पाना है और क्या चाहिए हैं, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, इंसानियत को ख़त्म करना और उन पर राज करना। और ऐसा सुनने के बाद सान कहती है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने पूरे 50 चैप्टर पढ़ लिए हैं तुम्हारे, और मैंने उन चैप्टरों में सिर्फ एक ही चीज़ देखा है, तुम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हो और अच्छे काम करते हो। और तुम्हारा सपना है कि इंसानियत को ख़त्म करना और उन पर राज करना। मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग सान का गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं डीमन किंग हूँ, और मेरे बारे में ये सब तुम्हें कैसे पता? और ऐसा सुनने के बाद सान कहती है, अच्छा मुझे मुझे माफ़ कर दो, एक बार तुम मेरी बस मदद कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और वो सोचती है कि मुझे यकीन है अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि तुम एक कॉमिक बुक के सिर्फ एक किरदार हो। और उसके बाद सीन सीट पड़ता है और हम सान के दादाजी को देखते हैं, जिनको कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं, और उनका लीडर होता है फेंग ही। और फेंग ही कहता है कि बूढ़े, मैं तेरे को इस थिएटर के 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, फिर भी तू आनाकानी नहीं कर रहा है। जब तूने हमसे पैसे उधार लिया है तब तूने नहीं सोचा था ना कि ये होगा। चुपचाप ये थिएटर हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तेरा क्या हाल होगा तुझे भी नहीं पता होगा। और ऐसा सुनने के बाद सान के दादाजी फेंग ही के पैरों में गिर के कहते हैं कि तुम्हें तुम्हें क्या लगता है इस थिएटर का कीमत 1 लाख रुपया है? नहीं, वैसे भी 1 लाख रुपए में तो इस थिएटर की ज़मीन भी नहीं आएगी। और सब सुनने के बाद फेंग ही सान के दादाजी को एक लात मारता है और कहता है कि बूढ़े, तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, यही बड़ी बात है। ये अगर कंपनी का आदेश नहीं होता तो साले मैं तेरे को इस थिएटर के 1 लाख रुपए भी नहीं देता। और फेंग ही सान के दादाजी को वहीं पैरों से कुचलने वाला होता है। तभी तभी सभी देखते हैं कि फेंग ही पे कोई एक पावरफुल मुक्का मारता है। और सब देखने के बाद फेंग ही के साथी बोलते हैं, बॉस बॉस ये क्या हुआ? और हम देखते हैं कि ये डीमन किंग होता है। और डीमन किंग कहता है कि तुम लोग को इस दुनिया में मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि सान जो अपने दादाजी को संभालती है। और डीमन किंग कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे लड़ाई की, तुम्हें नहीं पता इस दुनिया में पुलिस होती है, वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। और डीमन किंग सान से पूछता है कि आखिर ये पुलिस क्या होती है? क्या पुलिस वैसे ही जैसे हमारे दुनिया में डीमन हंटर गिल्ड होते हैं? और सब सुनने के बाद सान कहती है, हाँ बस वैसा ही है, लेकिन वो बुराई को सिर्फ गिरफ्तार करते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं। और दूसरी तरफ फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कंपनी से उलझने की? बूढ़े, अब देखता हूँ कि तेरे इस टूटे फूटे थिएटर को आखिर खरीदता कौन है, और ये भी देखूंगा कि एक भी टिकट नहीं बिकेगी और तू खुद ही मेरे पैरों में गिर के इस सब की गलतियों की भीख मांगेगा। फिर देखता हूँ कि तेरा क्या होता है। और ऐसा सुनने के बाद सान के दादाजी काफ़ी डरे हुए होते हैं, कहते हैं कि अरे तुम कौन हो? आखिर तुमने ये क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? इस थिएटर का क्या होगा? और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि बुजुर्ग आदमी प्लीज़ चिंता मत करिए, आपकी बेटी ने मुझे हायर किया है आपके इस थिएटर को बचाने के लिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। और दूसरी तरफ सान
जो उस कंपनी के बारे में पता करती है जिस कंपनी ने इन गुंडों को हायर किया है, और उस कंपनी का नाम होता है लिंक्डइन। और उस कंपनी के बारे में पता करने के बाद सान काफ़ी शौक में होती है, क्योंकि लिंक्डइन कंपनी वही है जो डीमन किंग के कॉमिक बुक को बनाने वाली कंपनी है। और ये जानने के बाद सान काफ़ी शौक में आ जाती है और वो काफ़ी खुश भी होती है। और सान देखती है कि कॉमिक बुक अब अपडेट हो रहा है, लेकिन अब वो वास्तविक दुनिया के घटनाओं को भी दिखा रहा है। और सब देखने के बाद सान काफ़ी शौक में होती है। आखिर सोचती है कि लेखक को कैसे पता कि इस दुनिया में डीमन किंग आ चुका है। क्या ये सब प्लान लेखक का ही था? और क्या लेखक आने वाली घटनाओं को भी जान सकता है? आखिर वो लेखक है कौन? और कहीं हम सिर्फ उस लेखक के किरदार तो नहीं है? और ये सब जानने के बाद सान काफ़ी शौक में और काफ़ी डरी भी होती है। तभी वहाँ सान के दादाजी आते हैं। कहते हैं कि सान बेटी, तुम्हारा वो दोस्त तो काफ़ी कमाल का है, उसके बारे में मैंने पता किया है। वो काफ़ी फेमस है इंटरनेट पे, और उसको सब जादूगर कर रहे हैं। अगर उसने कुछ ऐसा करतब किया जिसकी वजह से हमारा थिएटर फेमस हो गया, तब हम अपने थिएटर को बचा पाएंगे। लेकिन ये निर्भर करता है उसके कारनामों पे। और सब सुनने के बाद सान कहती है, ठीक है दादाजी। और सान सोचती है कि अब मेरे पास समय नहीं है इन सब बातों को सोचने का। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने दादाजी के थिएटर को बचाने का। और दूसरी तरफ पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि आजकल जो इंटरनेट पे जादूगर फेमस है, वो एक थिएटर में अपना शो दिखाने वाला है। और ये सब देखने के बाद सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। कहते हैं कि अरे यार, ये सचमुच वही तो नहीं है जो आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है, और ये थिएटर तो काफ़ी जाना पहचाना है, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? और उसके बाद हम सान को देखते हैं, जो कहती है, आप लोग का हमारे थिएटर में स्वागत है। आप लोगों ने सही सुना है, आजकल जो इंटरनेट पे जादूगर फेमस हो रहा है, वो हमारे थिएटर में शो दिखाने वाला है। और आप लोगों को मौका मिलेगा मंच पे आके हमारे शो में भाग लेने का। और दूसरी तरफ हम फेंग ही को देखते हैं, जो कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम अपने थिएटर को कैसे बचाते हो। मैं इसे कामयाब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और दूसरी तरफ सान कहती है कि आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, यहाँ पे जो भी होगा आप उसका वीडियो बना सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी जादू दिखाया जाएगा, मैं शर्त लगाती हूँ कि आप उसके पीछे छिपे हुए रहस्य के बारे में पता बिल्कुल भी लगा नहीं पाएंगे, चाहे उस वीडियो को आप जितनी बार देख ले। और ऐसा सुनने के बाद सभी दर्शक काफ़ी शौक में आते हैं। कहते हैं, क्या सचमुच हम वीडियो बना सकते हैं? और आप कह रहे हैं कि हम इसके पीछे छिपे हुए जादू को बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे? और ये सब सुनने के बाद सान कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं कि वहाँ डीमन किंग एक आरी लेके आता है, और सान कहती है कि हम आपके बीच में से किसी एक को खड़ा करेंगे और उसे बीच से काटेंगे। ये दृश्य हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि फैंग ही वो काफ़ी हंसते हुए कहता है, हाँ सचमुच, तुम्हें क्या लगता है ये पुराने जादू दिखा के तुम अपने थिएटर को बचा सकती हो? हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं है कि ये सब करके भी तुम कुछ कर पाओगी। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि अच्छा चल, अब तू खड़ा होगा इन दर्शकों के बीच में से, मैं तुझे काटूंगा बीच में से। और ये सब सुनने के बाद फैंग हंसते कहता है, ओहो चल ठीक है, मैं आता हूँ और देखता हूँ कि तेरे इस बचकाने जादू से तू क्या कर लेगा। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जादू क्या है। पहले एक व्यक्ति को एक बॉक्स में डाल देते हैं और आरी से उसे 2 टुकड़ों में काट देते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन बॉक्सों में एक नहीं 2 इंसान होते हैं। और उसके बाद उन दोनों बॉक्सों को आपस में जुड़ जाता है और ऐसा दिखा जाता है कि कटे हुए हिस्से को जोड़ रहे हैं, और वो इंसान वापस खड़ा हो जाता है। और तेरे को लगता है कि ऐसे बच्चों वाली जादू दिखा के तू कुछ कर पाएगा? हाँ, चल दिखा अपना जादू, तू क्या कर सकता है? तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग फेंग ही को अपने आरी से 2 हिस्सों में काट देता है और चारों तरफ खून ही खून वहाँ हो जाता है, और फेंग ही चिल्लाते हुए वहीं मारा जाता है। और डीमन किंग हंसते हुए कहता है कि देखा, यह है मेरा जादू। और दूसरी तरफ सान के दादाजी वो काफ़ी शौक में होते हैं, सोचते हैं कि क्या ये क्या कर रहा है, कहीं ये पागल नहीं हो गया है, ये इतना खतरनाक स्टंट क्यों कर रहा है। और दूसरी तरफ ये सब दर्शक भी देख के काफ़ी डर जाते हैं। कहते हैं, अरे
लगता है कि ये तो मारा गया, भागो यहाँ से भागो। तभी डीमन किंग कहता है कि मेरे दर्शक प्लीज भागिए मत, आप लोग चिंता मत करिए, ये बिल्कुल नहीं मरा है, देखो मैं इसे कैसे जिंदा करता हूँ। और हम देखते हैं कि डीमन किंग अपना मैक्सिमम हीलिंग मैजिक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फेंग ही का शरीर अब धीमे धीमे जुड़ने लगता है। और फेंग ही कहता है कि क्या अभी क्या हुआ, मुझे अभी महसूस हुआ कि मैं दो हिस्सों में कट गया, लेकिन लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। और ये सब सभी दर्शक अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और लाइव दिखा रहे होते हैं, कहते हैं कि ये क्या हुआ, वो फिर जिंदा हो गया। यार सचमुच ऐसा जादू तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। वो जादूगर तो सचमुच काफ़ी पावरफुल जादूगर है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि मैं आप लोग को ये जादू फिर से दिखाता हूँ। और हम देखते हैं कि डीमन किंग लगातार फेंगी को काटते जा रहा होता है और उसे हील करते जा रहा होता है। और ये सब देख के सभी दर्शक काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और ये लाइव दिखा रहे होते हैं, कहते हैं कि ये जादू आज तक हमने जितनी बार देखा है, हमें सचमुच ऐसा लग रहा है कि ये मर के फिर जिंदा हो रहा है, मर के फिर जिंदा हो रहा है। महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये सब एक जादू है। और उसके बाद डीमन किंग कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं सबसे महान जादूगर हूँ। और उसके बाद डीमन किंग फेंग से कहता है कि मैं तुम्हें मार के फिर जिंदा करूँगा, मार के फिर जिंदा करूँगा। और दूसरी तरफ फेंगी काफ़ी डरते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और दूसरी तरफ सभी दर्शक काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं कि ये जादू तो हमने आज तक जितने भी जादू देखे हैं उससे सबसे ऊपर है। और सभी लोग कहते हैं कि अगर ये वीडियो हमने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तब ये थिएटर और ये जादूगर दोनों ही काफ़ी मशहूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगी जो काफ़ी डरा हुआ होता है, कहता है कि मैं इस पे मुकदमा करूंगा, मुझे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा है, मैं तुम पे केस करूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा और ये भी सुनिश्चित करूंगा कि इस थिएटर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूं। तभी किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़की आती है, कहती है कि फेंगी मैं लिंगडियन कंपनी की एक इंस्पेक्टर हूँ और मुझे पता चला है कि फेंगी तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसे ही कई लोगों को धमकी दे के उनको कम कीमत पे उनकी ज़मीनें अपने कब्ज़े में ले रहे हो, इसीलिए लिंगडियन कंपनी अब तुम्हें अपने कंपनी से बाहर कर रही है, अब दोबारा कभी यहाँ दिखना मत, समझ गए। और ऐसा सुनने के बाद फेंग ही वो काफ़ी शौक में आता है, कहता है नहीं ये नामुमकिन है, कंपनी कभी भी मुझे बाहर नहीं निकालेगी, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, ये नामुमकिन है। और ये सब सुनने के बाद शान के दादाजी वो काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं मेरी बेटी सचमुच लगता है कि अब हम बच जाएंगे और हमारा ये थिएटर भी। और दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि हे जादूगर, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है, मैं लिंगडियन कंपनी की सुरक्षा विभाग की प्रमुख हूँ, हमारे सीईओ आपसे मिलना चाहते हैं, कल सुबह 9 बजे हमारे कंपनी ज़रूर आइए, आपको अच्छे काम मिलेंगे। और ऐसा सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ऐसा सुनने के बाद वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर आओगे। और दूसरी तरफ डीमन किंग शान से कहता है कि अब तुम्हारा थिएटर बच गया है, तुम मुझे वो चौथा ट्रेजर वापस कर दो। और ऐसा सुनने के बाद शान कहती है हाँ ठीक है। और डीमन किंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, आखिर मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ कैसे पता। और वो सोचती है कि इसने मेरी मदद की है, इसे सच बताना ही होगा। और कहती है कि सच ये है कि आप कोई सचमुच के एक डीमन नहीं है, आप एक कॉमिक बुक के किरदार है और आप जिस दुनिया में रहते हैं उसे हमारे दुनिया के किसी लेखक ने बनाया है एक कॉमिक के स्वरूप में, और आप डीमन किंग उसी कॉमिक बुक के एक पात्र हैं। और उस कॉमिक बुक को बनाने वाली कंपनी वही कंपनी है जिस कंपनी ने आज हमें बचाया था, लिंडियन कंपनी। और वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन वाली कंपनी है। और सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे बताओ कि वो चौथा ट्रेजर कहाँ है। और सब सुनने के बाद शान कहती है क्या आपको मेरे बात पे यकीन नहीं है कि आप एक कॉमिक बुक के किरदार हैं। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं
मैं किसी कॉमिक का एक किरदार हूँ। और वैसे भी तुम्हारी दुनिया से पहले भी कुछ लोग मेरी दुनिया में आए थे और उन्हीं से मुझे पता चला था ये सब। लेकिन मैं श्योर नहीं था कि ये बात सच थी। लेकिन अब तुम्हारी बातों से यकीन है कि ये बात सच है। लेकिन तुम्हें तुम्हें नहीं पता कि ये पूरी तरीके से सच बिल्कुल नहीं है। मेरी मेरी दुनिया सचमुच की है, लेकिन तुम्हारी दुनिया के कुछ लोग मेरी दुनिया के कुछ लोगों को अपने कॉमिक का किरदार बना के पेश कर रहे हैं। बस इतनी सी ही बात है। और ये सब सुनने के बाद शान कहती है कि हाँ, आपने सच कहा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया सच है या झूठी। फर्क इससे पड़ता है कि वहाँ के लोगों में भी इच्छाएं, भावनाएं, दुख, दर्द सब कुछ है जो उसको हकीकत बनाते हैं। मैं समझ गई। चलिए ठीक है, मैं आपको वो चौथा ट्रेजर दे देती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो ट्रेजर मिलने के बाद भी आप अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं। लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अलविदा डीमन किंग। तभी शान काफ़ी शौक होती है और कहती है, क्या ये ट्रेजर तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ गया। और वो लोग देखते हैं कि उस ट्रेजर की जगह तो एक नोट होता है और उसमें लिखा होता है कि डीमन किंग, अगर तुम्हें वो ट्रेजर चाहिए तो कल सुबह 9 बजे लिंडियन कंपनी के मुख्यालय पहुंच जाना। और उस लेटर को पढ़ने के बाद डीमन किंग कहता है कि मुझे कल 9 बजे वहां जाना ही होगा। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि उस ट्रेजर के मिलने के बाद भी मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगा। और उसके बाद डीमन किंग 9 बजे लिंडियन कंपनी के मुख्यालय पहुंच जाता है और वहां पे मौजूद एक इंसान कहता है कि डीमन किंग, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। मैं जानता हूँ कि तुम इस चौथे ट्रेजर की तलाश में यहाँ आए हो, लेकिन तुम इस दुनिया के बिल्कुल भी नहीं हो। और मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पे एक पोर्टल भी मौजूद है जो दूसरी दुनियाओं को जोड़ता है। तुम उसकी मदद से अपनी दुनिया में जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले क्या तुम कुछ जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहोगे? ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और वो इंसान डीमन किंग को उसका ट्रेजर दे देता है। और ये सब देखने के बाद डीमन किंग कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और उसके बाद हम उस इंसान को देखते हैं और वो कहता है कि बिल्कुल, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और वैसे भी आपके कहानी को लिखने वाला मेरी ही कंपनी का एक कर्मचारी है। अगर अगर आप मेरी एक मदद करते हैं तो मैं आपके बारे में छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा। और आखिर में आप है कौन? और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है, ओ, मैं कौन हूँ? अगर मैं डीमन किंग नहीं हूँ, किंग फैन नहीं हूँ, या किसी कॉमिक का किरदार नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? तभी डीमन किंग को महसूस होता है कि उसका सर फिर से दर्द करने लगा है और उसको कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। और वो महसूस करता है कि उसके दिल में कुछ खालीपन लग रहा है। और ये एहसास उसके मैं कौन हूँ इन सवालों से पैदा हो रहा होता है। और उसके बाद लिंडियन कंपनी का मालिक कहता है कि क्या तुम्हारा सर फिर से दर्द करने लगा है? और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी याददाश्त को सील कर दिया गया है। और वैसे भी इस ब्रह्मांड में हमारा यह ग्रह पृथ्वी, जहाँ के लोगों ने अपनी ऊर्जा जो कभी जागृत ही नहीं की और उन्होंने अपनी शक्ति कभी पहचानी ही नहीं। और ऐसा डीमन किंग भी सुन रहा होता है। और लिंडियन कंपनी का मालिक कहता है कि लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी शक्तियाँ पहचानी और उन्होंने कुछ दृश्य ऐसे देखे जो इस दुनिया की तो बिल्कुल नहीं है। तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास ऐसी ताकत है जो किसी और ब्रह्मांड या किसी और ग्रह की दृश्य वो देख रहे हैं। और उन्होंने उन घटनाओं को कॉमिक बुक के रूप में लोगों के सामने लाया। और हमारी दुनिया में उन लोगों को लेखक कहते हैं। और अगर डीमन किंग तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। मैं अपने लेखकों से कहूँगा कि वो सब कुछ बताए जो तुम अपनी दुनिया के बारे में जानना चाहते हो। और वो सब कुछ भी तुम जान सकते हो जिन सवालों को तुम अभी भी सोच रहे हो और उनके सवाल ढूंढ रहे हो। और ये सब सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ओ, तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो
और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।